So in the last lecture we have studied about electrical charges and its properties, and also that how a body get electrified due to friction and electrostatic induction. Now we will study about electrostatic forces. That what do you understand by force? Force means push or pull. जब कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाए, उसको पुश करे या पुल करे, यानी कि अट्रैक्ट करे या रिपल करे, तो हम बोलते हैं कि वो बॉडी उस दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रही है। ऐसा ही जब कोई बॉडी चार्ज हो जाती है तो उसके पास भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है जिसकी वजह से वो दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है। इसको एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स अगस्टी डी कूलॉम। इन्होंने इन इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को बहुत डीपली स्टडी की और इनका एक लॉ हमें दिया। पहले साइंटिस्ट मिलिट्री में इंजीनियर हुआ करते थे, फिर 1776 के अंदर पेरिस आ गए और यहाँ पे उन्होंने अपनी साइंटिफिक रिसर्च स्टार्ट की। उन्होंने टोरेंशियल बैलेंस की मदद से एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रिकल जो फोर्सेज है अट्रैक्शन और रिपल्सन की, इनकी फोर्स की क्वांटिटी को मेजर किया और इन्होंने बहुत ही स्मॉल चार्ज स्फीयर को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके अंदर इन्होंने न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो किया था। तो आइए हम जानते हैं कि इनका लॉ क्या कहता है। जब हम दो चार्ज बॉडी लेते हैं और उन चार्ज बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस इतनी हो कि उसके कंपैरिजन में उनकी जो साइज है, जो बॉडी हमने जो ली थी, उनकी साइज हमें नेग्लिजिबल लगे, यानी कि उनकी साइज को हम पॉइंट साइज लें। यहाँ पे जो हम जब भी चार्ज लेंगे तो उसका हमेशा पॉइंट चार्ज मानेंगे। ऐसा मानेंगे सारा का सारा जो चार्ज है वो किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। ऐसा नहीं है कि एक बॉडी है, इतनी बड़ी कोई बॉडी है उस पर चार्ज इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी नहीं। हम इसको एक सेंटर में मानेंगे कि उसका सारा का सारा चार्ज इस एक पॉइंट चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन्होंने तो बॉडी ली और उनके बीच में जो इलेक्ट्रिकल जो फोर्स लग रही थी उसको मेजर किया, तो वो जो डिस्टेंस थी उनके बीच में, उनको उसके कंपैरिजन के अंदर जो बॉडी की जो साइज थी वो नेग्लिजिबल थी। तो ये जो दो चार्ज बॉडी हैं, इनके ऊपर जितना चार्ज है उनके मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके बीच में लगने वाली फोर्स, यानी कि जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चार्ज बढ़ेगा तो मतलब उनके बीच में लगने वाली फोर्स भी बढ़ेगी। अगर दोनों अलग अलग चार्जेज हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन की फोर्स ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा फोर्स बढ़ जाएगी उनके बीच में, वो एक दूसरे की तरफ आएंगे। और अगर दोनों सिमिलर चार्जेज, नेगेटिव नेगेटिव तो रिपल्सन करेंगे, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपल्सन करेंगे। तो इन पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगी। और ये चीज़ डिपेंड करती है इनके बीच के डिस्टेंस के ऊपर भी। अगर आप इनके बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज कर दोगे तो इनके बीच में लगने वाली फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। देखो हमने क्या किया, डिस्टेंस को इंक्रीज और फोर्स क्या हुई, डिक्रीज, मतलब उल्टा हो गया। इधर हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो फोर्स घट रही है, लेकिन अगर हम चार्जेस बढ़ाते तो फोर्स भी बढ़ती। तो उसमें क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और कितना घटता है, अगर जैसे कि मान लो हमने किसी के बीच दो चार्ज बॉडी के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो पहले उनके बीच में सपोज करो जो फोर्स लग रही थी वो 100 न्यूटन लग रही थी। अब जब डिस्टेंस हमने उनके बीच में डबल कर दी तो यानी कि फोर्स कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया गया है। तो उन्होंने देखा कि वो फोर्स जो है वो आधी नहीं होती, वो फोर्स 4 गुना कम होती है। अगर आप उसके बीच के डिस्टेंस को 3 टाइम्स कर दोगे तो उनके बीच में लगने वाली फोर्स 9 टाइम्स कम हो जाएगी। मीन्स जितना आप डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे, जितने टाइम्स डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे, उनके बीच में लगने वाली फोर्स उसके स्क्वायर के टाइम्स में कम हो जाएगी। तो यानी कि वो जो दो चार्जेज है उनके बीच में लगने वाली जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच में डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो कूलॉम्स ने अपने लॉ के अंदर ये बताया कि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज बॉडीज होती है उन पे जो लगने वाली जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो ये था कूलॉम्स लॉ। Therefore F is proportional to Q1 Q2 upon R square। और प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट लेंगे। तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट लिया K, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। अगर हम 1 कूलम चार्ज को डिफाइन करें तो हम बोलेंगे कि दो इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडीज के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर हो और उनके बीच में लगने वाली इलेक्ट्रिकल फोर्स 9 × 10⁹ न्यूटन हो, तो हम बोलेंगे दोनों जो चार्जेज हैं वो 1 कूलम के हैं। और यहाँ पर जो हमने ये जो K लिया है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है उनके बीच में मीडियम क्या है। अगर मीडियम ज़्यादा डेंस है तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो कम लगेगी, और मीडियम अगर रेयर है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो ज़्यादा लगेगी। जब हम दो इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स को वैक्यूम में मेजर करते हैं तो K की वैल्यू हमारे पास 9 × 10⁹ आती है। अगर हम मीडियम दूसरा चेंज करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो स्लोली डाउन हो जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा डेंस मीडियम होगा उतनी ही कम इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगी, जितना रेयर मीडियम होगा उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल
फोर्स लगेगी। तो यहाँ पे जो के की वैल्यू है ये मीडियम पे डिपेंड करती है। के की जो वैल्यू एग्जैक्टली वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो एप्सिलॉन जो है ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और इसकी वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। नाउ अब हम देखते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म में हम इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फोर्स जो होती है, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो चार्जेस के बीच में जो लग रही है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स के पास डायरेक्शन होती है। सो अब हम इसको समझते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। सपोज करो हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है R डिस्टेंस। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि चार्ज Q1 पे चार्ज Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगी, वो फोर्स किस पे लग रही है? Q1 पे। किसकी वजह से? Q2 पे। वेक्टर F12, वेक्टर F12 का मतलब हो गया कि फोर्स लग रही है 1 पे ड्यू टू चार्ज 2। सो जो डायरेक्शन जो मेजर करेंगे हम, वो कहाँ से कहाँ तक करेंगे? 2 से लेके 1 तक करेंगे, क्योंकि 2 ही तो फोर्स लगा रहा है ना 1 पे। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन किधर हो गई? R21। ये हमारे पास क्या है? फोर्स की डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे कूलम्स लॉ यूज करेंगे दैट वेक्टर F12 इज इक्वल्स टू K। K मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर एंड दैट इज वेक्टर। सो हम यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर F12 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड R21 पे कैप। R21 पे कैप इज ए यूनिट वेक्टर बट इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सो ये हमारे पास क्या आ गई? उसकी डायरेक्शन आ गई फोर्स की। सिमिलरली अगर हमें ये रिप्रेजेंट करना हो कि चार्ज Q2 के ऊपर चार्ज Q1 की वजह से जो फोर्स लगेगी वो कितनी होगी, उसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होगी। मान लो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों के पास में पॉजिटिव चार्ज है, इसने इस पर फोर्स लगाई तो इसने इसको रिपल किया किधर? इधर। तो इसकी डायरेक्शन किधर? इधर। और ये इसको रिपल करेगा किधर? इधर। इस पर डायरेक्शन किधर? इस साइड में। सो दोनों की डायरेक्शन किधर होती है? अलग अलग, एक किधर है एक किधर है। सो जब हम चार्ज 2 के ऊपर कैलकुलेट करेंगे कि फोर्स चार्ज Q1 की वजह से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर F21 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर एंड R कैप 12। सो दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कूलम्स लॉ। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि इस पे जो इसकी वजह से फोर्स लगी, इस चार्ज के ऊपर जो चार्ज Q1 पे जो चार्ज Q2 की वजह से जो फोर्स लगी उसकी डायरेक्शन इधर थी, और इस पर जो इसकी वजह से फोर्स लगी उसकी डायरेक्शन इधर थी। अब दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। न्यूटन का थर्ड लॉ भी एक कहता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। सो इन दोनों का क्या है? मैग्नीट्यूड सेम है। तो जितना इस पर जो फोर्स लग रही है वेक्टर F12 इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर F21, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अलग है, बाकी दोनों हैं इक्वली। सो जितनी फोर्स इस पर थी उतनी फोर्स इस पर है, बट दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। इसलिए अगर हम इसको लिखते हैं कि वेक्टर F12 इज इक्वल्स टू वेक्टर F21 तो गलत हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या लगेगा? माइनस। माइनस मीन्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में। इस पर फोर्स इधर लग रही थी, इसकी डायरेक्शन इधर, उसका उल्टा कर देंगे तो इस साइड में, सो वो इसके इक्वल हो जाएगी। सिमिलरली R12 का R कैप 12 इज इक्वल्स टू माइनस R कैप 21। सो इन दिस वे कूलम्स लॉ ऑल्सो फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ। और जो दोनों चार्जेस पे जो फोर्सेस लगती हैं, चार्ज Q1 और Q2, इनके बीच में जो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो इनके जो सेंटर ऑफ पॉइंट चार्ज है उधर से पास होगी। यानी कि जो इनका जो सेंटर ऑफ जो चार्ज है उस लाइन से पास होती है दोनों फोर्सेज। इसलिए जो कूलम्बियन जो फोर्सेज होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल जो फोर्सेज होती हैं, हम उन्हें सेंट्रल फोर्सेज भी कहते हैं। और जो कूलम्बियन जो फोर्सेज की जो रेंज होती है वो 10⁻15 मीटर, यानी कि न्यूक्लियस की जो साइज होती है वहाँ से लेकर के 10⁻18 मीटर या उससे भी ज़्यादा तक इसको हम मेजर कर सकते हैं। इसकी रेंज इससे भी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रिकल फोर्सेज की, और इसमें बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ हम इलेक्ट्रिकल फोर्सेज को मेजर कर सकते हैं। पर इसी के साथ इलेक्ट्रिकल फोर्सेज की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं यहाँ पे, जैसे कि जो चार्जेस जो हैं वो रेस्ट में होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है, चार्जेस मस्ट बी इन रेस्ट। और सेकंड बात ये है कि जो चार्जेस जो है वो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, उनका बीच का जो सेपरेशन है वो उनकी साइड से ज़्यादा होना चाहिए। और तीसरी बात ये है चार्जेस जो हैं उनके बीच जो डिस्टेंस है वो 10⁻15 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर उससे कम होगी तो इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू मेजर द इलेक्ट्रिकल फोर्सेज बिटवीन दैम, सो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 10⁻15 मीटर। Now we will see the unit of permittivity of free space. So here we can measure in this way that force को हम measure करते हैं न्यूटन के अंदर। यहाँ पे Q1 और Q2 जो हैं वो चार्जेस हैं जो कि क्या है? कूलम्ब। सो क्या होगा? कूलम्ब स्क्वायर, और अपॉन में क्या है? R स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर अगर ऐसा यूनिट में बात कर रहे हैं तो हम इसकी। सो फोर्स क्या है? न्यूटन है, उधर क्या है?
उधर हमारे पास है कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर जो है वो इस साइड में आ गया और कूलम स्क्वायर अपॉन में आ गया। अब हमने इसको उल्टा पुल्टा किया तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई ये। सो द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल्स टू कूलम स्क्वायर अगर अपॉन न्यूटन अपॉन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये तो बात हुई किसी एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पर लगने वाली फोर्स के बारे में। लेकिन अगर चार्जेस बहुत ज़्यादा हो तो अगर बहुत ज़्यादा चार्जेस की वजह से किसी एक चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो कितनी होगी, तो वो फोर्स उन अलग अलग चार्जेस की वजह से लगने वाली जो इंडिविजुअल फोर्स है, जैसे सपोज करो हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, तो हमारे पास चार्ज Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 बहुत सारे चार्जेस हैं हमारे पास में, और इन सभी की वजह से किसी भी एक चार्ज के ऊपर अगर हम बात करें, जैसे हम बात करें चार्ज Q4 पे लगने वाली फोर्सेज के बारे में, तो चार्ज Q4 पे चार्ज Q1 की वजह से जो फोर्स लग रही है वो फोर्स हमारे पास है वेक्टर F41। ऐसे चार्ज Q2 की वजह से चार्ज Q1 पे जो फोर्स लगेगी वो हो जाएगी वेक्टर F42। इसी तरीके से वेक्टर F43 चार्ज 3 की वजह से चार्ज 4 पे फोर्स लगेगी। इसी तरीके से वेक्टर F45 चार्ज Q5 की वजह से चार्ज Q4 पे फोर्स लगेगी। और इसी तरीके से वेक्टर F46 चार्ज Q6 की वजह से Q4 पे जो फोर्स लगेगी वो वेक्टर F46 होगी। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट जो फोर्स तो लगेगी, यानी कि जो हमारे पास चार्ज Q4 है उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगी इन सभी फोर्सेज की वजह से वो कितनी होगी, तो वो होगी इन सबका वेक्टर सम। हम इन सभी फोर्सेज का वेक्टर सम कर ले तो जो हमारे पास रिजल्टेंट जो फोर्स आएगी उतनी फोर्स लगेगी चार्ज Q4 पर। इसको हम पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगुलर लॉ से भी समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, जो वेक्टर F41 जो फोर्स है उसको हमने यहाँ पे ग्रे कलर से डिनोट किया है और वो चार्ज Q4 से स्टार्ट हो रही है और जहाँ पे उसका टर्मिनल है, जहाँ पे उसका एंड पॉइंट है, वहां से हमने वेक्टर F45 यानी कि चार्ज Q5 की वजह से जो Q4 पे जो फोर्स लग रही थी उसको स्टार्ट किया है और उसको हमने येलो कलर से डिनोट किया है। और उसका वेक्टर F45 का जहाँ पे एंड पॉइंट है वहां से हमने फोर्स वेक्टर F46 को स्टार्ट किया है और उसको हमने वहाँ पे ब्राउन कलर से डिनोट किया है। जहाँ पर इसका एंड है वहाँ पे हमने फोर्स वेक्टर F2 को स्टार्ट किया है जो कि लाइट ग्रीन कलर में डिनोट किया हुआ है हमने। और जहाँ पे उसका एंड है वहाँ पे हमने फोर्स वेक्टर F43 को डिनोट किया है जो कि डार्क ग्रीन है। और जिसका जो रिजल्टेंट जो फोर्स है इन सभी फोर्सेज की वजह से जो चार्ज Q4 पे जो फोर्स लगी है उसको हमने पिंक कलर से डिनोट किया है यहाँ पे। तो ये जो पिंक कलर से जिसको हमने डिनोट किया है ये रिजल्टेंट फोर्स है, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे जो फोर्सेज थे, हमारे पास जो फोर्सेज हमारे पास वेक्टर F41 प्लस वेक्टर F42 प्लस वेक्टर F43 इस तरीके जितने भी जो फोर्सेज लगी हुई हैं इन सब वेक्टर सम करेंगे तो रिजल्टेंट जो फोर्स आएगी वो हमारे पास ये फोर्स आएगी। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग देन द टोटल फोर्स or net force on a given charge is the vector sum of all the forces exerted on it due to other charges। और यहाँ पे जितने भी चार्जेस हैं सबके सब स्टैटिक चार्जेस हैं। एंड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is not affected by the presence of other charges। और ये था हमारे पास superposition principle and I hope that you have understood। So now we will discuss about the dielectrics and electrical fields in the next lecture।